आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है एंड माय नेम इज़ अनुराग पटेल। आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा कि नॉन मेटल्स और मेटल्स क्या होते हैं, क्लियर, और में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, सो आज हम ये 2021 में जो सिलेबस आने वाला है बस उतना ही डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने काफ़ी सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, तो एक्चुअली मेटल्स होते क्या हैं इनके बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसकी केमिकल और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मेटल्स पढ़ रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये सभी मेटल्स होते हैं। क्लियर, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है कि हम इसमें दिख रहा होगा ये मेटल ऑक्साइड है। क्लियर, मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मेलेबिलिटी हो सकती है, डक्टिलिटी हो सकती है। क्लियर, तो ये सब, और जो मेटल्स होते हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, इन सब प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। क्लियर, तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी है? हार्डनेस। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारी है वो हार्डनेस है। कौन सी है? हार्डनेस। तो इसमें हार्डनेस बारे में देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्टली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। कुछ मेटल्स को छोड़ दें तो बाकी सभी मेटल्स हार्ड ही होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये 3 मेटल ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो कि हार्ड नहीं होते हैं। क्लियर, लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में ऊपर से। ये देखिए, सोडियम, ये लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सभी क्या है? ये हमारे जो हैं सॉफ्ट मेटल है। इनको हम बहुत ही आसानी से चाकू की हेल्प से, यानी नाइफ़ की हेल्प से कट भी कर सकते हैं। क्लियर, सो लिखा हुआ है दीज कैन बी कट बाई यूजिंग नाइफ। ओके, सेकेंड पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। क्लियर, स्ट्रेंथ मीन्स जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स आपको सबको ही पता है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द बिग स्ट्रक्चर एंड मेड यूजिंग मेटल्स। क्योंकि ये मेटल्स में जैसे कॉपर है, आयरन है, ये बहुत ही सॉलिड होते हैं। क्लियर, जबकि पोटेशियम है और हमारे मैग्नीशियम है, ये सभी, सोडियम है, लिथियम है, ये सभी क्या है? सॉफ्ट मेटल है। क्लियर, तो ये हमारी जो है स्ट्रेंथ बताते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेटल्स तो पता ही होगा इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। मेटल्स जो होते हैं उनकी स्टेट के बारे में बताएं। स्टेट मीन्स, स्टेट का मतलब ये होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे 3 स्टेट्स होती हैं, आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम बात करें तो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पर। क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर पर जनरली सॉलिड होते हैं। क्लियर, बट एक ऐसा मेटल है मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहता है। मरकरी कहाँ होता है? आपने देखा भी होगा कि जो हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें मरकरी होता है। ठीक है, ओके, अब ये बात आपको समझ में आ गई। साउंड, साउंड मीन्स होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है सोनरस। क्लियर, लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, ये सोनरस। तो सोनरस जो प्रॉपर्टी है हमारी, एक्चुअल में क्या है? देखिए, अगर हम किसी मेटल को हिट करें, क्या करें? अगर हम किसी मेटल को किसी मेटल के ऊपर हिट करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। क्लियर, जैसे मेटल्स की वायर होती हैं, उनको हिट करते हैं तो देखा होगा साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। लिखा है नीचे कि मेटल्स, वायर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये देखा होगा वायर
पे हम हिट करते हैं तो क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। ये प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, ये सोनरस कहलाती है, SONOROUS। इट क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कंडक्शन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कंडक्शन। अब हम कंडक्शन के बारे में देखें। कंडक्शन मीन्स क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो कंडक्टिविटी भी हमारी दो टाइप की होती है, एक तो हीट कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हीट को कंडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? हीट को कंडक्ट करने वाले होते हैं, याद रखिए। क्योंकि अगर हम कोई मेटल की अगर एक रॉड ले लें, सपोज मेटल की हमारे पास क्या हो, एक रॉड हो, जैसे ये पेन हमारे पास है, इसमें देख रहे होंगे रॉड है। अगर हम मेटल को इस हिस्से से इसको यहाँ पर इसको हम हीट देना शुरू करें, सपोज एक लाइटर से हम इसको हीट देना शुरू कर रहे हैं, ऐसा करके इसको हीट दें यहाँ पर ऐसा करके, तो क्या होगा कि ये हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगी? इस पार्ट तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इससे हमको क्या पता लगा कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। और मेटल क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। सपोज हमारे पास कोई अगर वायर है तो उसमें देखा होगा कि करंट कहीं और से आ रहा है और करंट पहुंच कहीं और जाता है। तो जितने भी वायर्स बने होते हैं वो सभी जनरली मेटल के ही बने होते हैं। तो मेटल्स जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिक करंट का एक अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए ये दोनों ही चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। क्लियर? ये तो इसकी प्रॉपर्टी हुई कंडक्शन की, ये वाली। सेकंड है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि अगर हम लिखा हुआ है इसमें कि द मीन्स मेटल कैन बीटन इनटू अ थिन सीटेड। क्लियर? तो ये लिखा है, ये वाली लाइन में देखिए आप। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो मेटल्स होते हैं उनको पर्टिकुलर एक थिन सीटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितनी कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन सीटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? थिन सीट का मतलब होता है अगर ये पर जो प्रॉपर्टीज़ हमारी थिन सीट में कन्वर्ट करने वाली है, जैसे देखा होगा कि हमारे पास घरों में हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसकी फॉयल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। तो वो उसको क्या किया, बीट करके उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया। कितनी थिन होती है? ऐसे गोल्ड है, आपका सिल्वर है, इनकी भी हम सीट्स वगैरह बना सकते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? इट मीन्स क्या होता है कि डक्टिलिटी मीन्स है किसी वायर को, जो मेटल्स होते हैं उनको खींच कर हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनको वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यही प्रॉपर्टी हमारी डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है? एंड मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही क्या होता है कि हम मेटल्स को अलग अलग शेप और साइज में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है? हम पॉट्स बना लेते हैं, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, कितना है? 1 ग्राम गोल्ड। हम 1 ग्राम गोल्ड की हेल्प से कितने? 1 ग्राम गोल्ड की हेल्प से 2 किलोमीटर लंबा वायर, कितना? 2 किलोमीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं। तो सोच लीजिए इसकी डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, गोल्ड की डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। अगला टॉपिक है हमारा जो इसका नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इसके बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। कितने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि इसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए हमको टेम्परेचर की काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में नीड होती है। ठीक है? बट सोडियम और पोटेशियम को अगर हम छोड़ दें, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही लो होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट आल्सो लो। अगर मेल्टिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो लो होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को अगर छोड़ दें, सबके हाई ही होते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मेटल्स जितने हैं सभी की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि सभी का वेट ज़्यादा ही होता है, आपको पता होगा। तो डेंसिटी क्या होती है? मीन्स अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा है। तो इसीलिए हम एक प्रॉपर्टी जो है डेंसिटी वाली, इसमें एक इसका मतलब यही है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। कलर की बात करें तो मेटल्स और जितने भी होते हैं मोस्टली सब ग्रे कलर के ही लगभग ऑलमोस्ट होते हैं, बट लेकिन गोल्ड है, कॉपर है, ये एक्सेप्शंस हैं। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहे होगा। गोल्ड और मेटल जो होते हैं ये लश्चर भी होते हैं, इनमें चमक होती है। क्या होती है?
चमकते हैं। तो जो मेटल्स चमकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम लस्टर बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स की। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है? कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने ये मेन इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें आप समझे पहला मेटल है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये देखो किस में कन्वर्ट हुआ? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मेटल ऑक्साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। पहले जैसे नीचे लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम विद ऑक्सीजन, ये वाला एग्जाम्पल देखिए। तो पोटेशियम की जो हमने रिएक्शन की है ये ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना? K2O। क्या बना? K2O। K2 मीन पोटेशियम ऑक्साइड। आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। फिर रिएक्शन ऑफ द सोडियम विद ऑक्सीजन। अगर सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें, सोडियम भी एक मेटल है, तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड। ये जो इक्वेशन हमारी है ये 4Na+O2 2Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड है। यानी मेटल जब सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। कुल मिलाकर यही है कि मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। अगला रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मेटल, सेम थिंग। यहाँ पर भी सेम थिंग है कि जब आप देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन, तो कॉपर जो होता है, ये वाला कॉपर जब ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो क्या मिला हमको? यहाँ पर जो हमको मिला है वो मिला है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, जब हमको मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सेम थिंग कि अगर मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो तुमको मेटल ऑक्साइड ही बना रहे थे। तो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड ही है। बट एक बात और बता दें हम लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है तीनों के नाम। डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये कंबाइन ऑक्सीजन के साथ नहीं होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम, ये नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं। देखा होगा ये बहुत, अगर ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये ख़त्म हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है अगर ये, इसीलिए ये हमेशा जैसे के तैसे बने रहते हैं लगभग। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? ये तो लिखी गई है यहाँ पर, मेटल की वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्लियर। बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे नीचे वाली रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, तो सोडियम ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। क्या है हमारा? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? हमारा बेस है। और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद मेटल। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद मेटल, सॉरी मेटल नहीं, वाटर। तो जो कैल्शियम मेटल है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। देखिए सेम थिंग, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। तो यहाँ पर भी मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इसमें देखते हैं रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद वाटर। अगर मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सेम रिएक्शन कि मेटल व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए। अगर हम मैग्नीशियम के ऊपर एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें
कि अगर मैग्नीशियम के ऊपर हम स्टीम को पास करवाते हैं, किसको पास करवाते हैं, स्टीम को पास करा दें मैग्नीशियम मेटल के ऊपर, तब क्या बनता है, और तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन गैस हाइड्रोजन फिर भी रिलीज होगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल अगर एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, क्या बना लेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जो एल्यूमिनियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम जो होता है हमारा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ। लिखा है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो कम इनटू नोटिस, ठीक है, लेकिन स्लो होती है, बट स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस के लिए जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है पर स्लो होती है, रिएक्शन सेम ही होगी। लेकिन अगर हम स्टीम को पास कर देंगे तो स्टीम में क्या होता है, एनर्जी होती है, तो एल्यूमिनियम के साथ जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तब क्या होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद वाटर, क्लियर। जो अब जिंक क्या होता है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लिखा हुआ है, ये हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ, ठीक है। तो भी हमें जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, याद रखना। फिर रिएक्शन ऑफ आयरन विद, अगर आयरन, तो आयरन का तो सबको एग्जांपल पता ही है कि आयरन जो होता है कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट कर, वेरी स्लो। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वेरी वेरी स्लो होती है। क्यों होती है, आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं आयरन पड़ा है तो उस पर देखा होगा रस्टिंग लग जाती है। तो यानी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि पानी धीरे धीरे रिएक्ट करता है वाटर से, तो उसमें रस्टिंग आ जाती है, जो वो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं फेरिक ऑक्साइड होता है, क्लियर। तो इससे हम लोग लगाते हैं, जो कि उसके ऊपर मॉइस्चर वगैरह, मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में होता ही होता है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए आप देखते हो तो ये इक्वेशन क्या होती है वहाँ पर, यही वाली इक्वेशन मेटल के साथ, आयरन के साथ होती है, तब यहाँ पर ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ये वाला, ये फेरिक ऑक्साइड है। आई बात समझ में। फिर क्या है, अगर जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड बाय द यूजिंग स्टीम ओवर आयरन मेटल, अगर स्टीम पास करेंगे तो भी यही रिएक्शंस पॉसिबल होंगे। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर। अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम, बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन दिस मेटल, जब ये क्या कहते हैं, कैल्शियम है हमारा और जो मैग्नीशियम है, जब ये पानी में डाले जाते हैं, इन पर पानी में रिएक्ट करवाई जाती है, तो ये उसके सरफेस पर तैरते हैं और बबल्स निकलते हैं उसमें, क्या कहते हैं, बबल्स। जैसे पानी बॉयल करता है तो बबल्स निकलते हैं, तो बबल्स मीन्स क्या होता है, बबल्स के थ्रू क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस, और वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म होता है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जो वाटर से रिएक्ट करेगा। अगला है हमारा कि देख लीजिए कि अदर मेटल जैसे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अगर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अगर रिएक्ट करते भी हैं तो बहुत ही स्लो, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये रिएक्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। इनकी रिएक्टिविटी की एक सीरीज़ नहीं रखिए कि ये पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करें। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो सीरीज़ देखिए ये इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही पानी से रिएक्ट करते हैं, यानी वाटर से। सबसे कम हमारा गोल्ड है, दिख रहा है आपको। सबसे हाई कौन सा है, पोटेशियम है, क्लियर। अब देखिए अगला है हमारा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे, देखो हमने एनसीईआरटी बुक में एक
एक्टिविटी गिवन है हमको कि उसमें देखा, आपने पढ़ा भी होगा क्लासेस वगैरह में अगर स्कूल जाते हैं तो उसमें देखा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में हम एसिड लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट, और उसमें जिंक के हम ग्रेनुअल्स को ड्रॉप करते हैं। क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं इस तरीके से टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर एसिड हो, इसके अंदर जो होता है H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4, और इसमें हम लोग क्या ड्रॉप करते हैं, जिंक। इसके अंदर हम लोग जिंक डाल देते हैं, और इसमें जो होता है वो H2SO4 होता है। ठीक है, क्या होता है, H2SO4 जब डाल देते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। वही रिएक्शन यहाँ पर हमको दे रखी है, ये 3rd नंबर पे, कि एसिड प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी सॉल्ट ही बनेगा। यहाँ पर मेटल जो है एज ए बेस रिएक्ट कर रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एसिड है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर सोडियम जो है HCl के साथ यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl यानी सॉल्ट बनाएगा, कॉमन सॉल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड वो बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेकंड में क्या, रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम मेटल विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबकी HCl के साथ दिखाई मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगी। अगली रिएक्शन जो है हमारी जिंक के साथ दिखाई जा रही है। किसके साथ दिखाई जा रही है, ये। ठीक है, तो जिंक और H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है एक लेबोरेटरी मेथड है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने का एक लेबोरेटरी मेथड है, याद रखिएगा आप इसको। अगला है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिएगा कि हमारा एक एसिड होता है नाइट्रिक, HNO3। नाइट्रिक जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जब ये रिएक्ट करता है किसी के साथ, ठीक है, यानी एसिड जो है HNO3, तब ये क्या करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, पानी, यानी वाटर फॉर्म कर लेता है। याद रखना, ठीक है, H2 के साथ मिलकर, H2 के साथ मिलकर वाटर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से इसमें गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है, और खुद क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। याद रखिए, इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस। क्लियर। बहुत सारी रिएक्शंस में क्या होता है कि कौन कौन सी गैसेस इसमें निकलती हैं। एक तो हमारी लिखती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या नाइट्रिक मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, और ये नाइट्रिक डाइऑक्साइड यहाँ पर दिख रही होगी, ये नाइट्रिक डाइऑक्साइड हमारी है। क्लियर। अब अगली बात करें अगर हम कि कॉपर, गोल्ड, यानी ये वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें कि कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसमें क्या, ये नोबल मेटल्स होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, याद रखना। अगर हम H2SO4 और H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो इनके साथ जो रिएक्टिविटी की जो सीरीज होती है वो ये होती है हमारी इस तरीके से, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सबसे कम हमारा सिल्वर यानी Ag। क्लियर, याद। अगला देखिए हमारा है मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी देखेंगे तो मेटल जो ऑक्साइड होते हैं क्या होता है, ये नेचर में बेसिक इन नेचर। क्लियर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे नेचर में बेसिक होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं कि मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, अगर वाटर के साथ इनकी रिएक्शन देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में घुलते नहीं हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो घुल जाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, वो भी पानी में घुल सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, तो जो अल्काली ऑक्साइड मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि घुल जा सकते हैं।
ठीक है। एल्काइली मेटल्स ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड नहीं होते, लेकिन सिर्फ एल्काइली, ओनली एल्काइली की अगर बात करें तो यही वाटर में सॉल्युबल होंगे, जिसमें उन एल्काइलीस में आता है सोडियम ऑक्साइड, पहला आता है सोडियम ऑक्साइड। अगर वाटर तो भी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। कौन सा? पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये दो ऐसे हैं हमारे पास, एक तो पहले हमने पढ़ चुके हैं और दूसरा है हमारा पोटेशियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये दो जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाएंगे? बेस फॉर्म करेंगे। क्या बस फॉर्म करेंगे? बेस, याद रखिएगा। अगला रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसकी बात करें, ठीक है, ये तो ये याद रखिए, ये बहुत ही अच्छा इसमें जो दे रखा है कि जिंक ऑक्साइड और मेटल जो और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर और क्या होता है? एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर दोनों ही शो करते हैं। क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है एसिडिक और यहाँ लिखा है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही नेचर शो करेंगे। और वो ऑक्साइड जो दोनों ही नेचर शो करेंगे दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या है? NaOH क्या है? NaOH बेस है। तो यहाँ पर जिंक जो ऑक्साइड है एज ए एसिड की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह? जिंक ऑक्साइड एज ए एसिड, और NaOH तो बेस है ही, करें बेस और सॉल्ट, बेस और एसिड मिलकर हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अगर NaOH बेस है तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड किसकी तरह वर्क करेगा? एसिड की तरह। इसमें देखिए, इस वाली में, इसमें HCl यानी हमने एसिड ले लिया, अगर ये एसिड है तो जिंक ऑक्साइड अपने आप क्या हो जाएगा? बेस, यानी दोनों ही नेचर शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन पहला वाला हमेशा सॉल्ट और दूसरा पानी ही बनने वाला यानी वाटर, याद रखिएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला उसी अगर सिमिलरिटी में हम देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, जो कि हमने बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही बेसिक और एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो अगर एल्यूमिनियम की NaOH से करवाए तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या हो गया? एसिड हो गया, और ये हमारा बेस हो गया, क्लियर। और तो यहाँ पर फिर से वही रिएक्शन, सोडियम एल्यूमिनेट मिला है NaAlO2, सॉल्ट यानी और वाटर। अगले में एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर ये बेस हो गया है और ये एसिड, क्योंकि हमने इसकी एसिड के साथ रिएक्ट करवाई, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर मिला। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है हमारा कैसा नेचर शो कर रहा है? एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। तो रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है, इसमें हम रिएक्टिविटी के बारे में देखें कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, क्लियर। तो इसमें देखते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर से लेकर नीचे तक है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्लियर, और नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मोर टू लेस की तरफ ये एरो शो किया गया, नीचे AU सबसे कम रिएक्टिव है हमारा AU, ठीक है। उससे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा सिल्वर, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, क्लियर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्लियर। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनको जो बॉटम में हमारे दे रखे हैं, बॉटम्स में जो दे रखे हैं उनको हम लोग कहते हैं नोबल मेटल्स। क्या बोलेंगे? नोबल मेटल्स, याद रखिएगा। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीज़ करती है कहाँ से? व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो वो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज़ करती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है एंड गोल्ड मोस्ट मतलब ये सबसे कम रिएक्ट करने वाले यानी लेस रिएक्टिव है, याद रखिएगा। अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, बहुत सारे मेटल सॉल्ट होते हैं, NaCl
ये सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है, MgCl2 है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर मेटल जो ए और कोई दूसरे मेटल का सॉल्ट अगर हम ले लें, वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ए वाले का सॉल्ट बना लेगा और बी वाले का मेटल अलग हो जाएगा। ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ देखिए आयरन है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर अलग हो गया और Fe ने कॉपर की जगह पर आ गया, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर अलग हो गया, एल्यूमिनियम आ गया, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। ऐसे जिंक ने CuSO4 के साथ रिएक्ट किया। ये वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो हैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से रिएक्शंस हो रही हैं। जब हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होंगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये सारी रिएक्शंस हमने स्टडी की थी। क्लियर? अगला देखिए, अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ? कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं मानो, तो भी Ag अलग हो गया, कॉपर उसके साथ में ऐड हो जाए, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया हमारा। क्या बना? कॉपर नाइट्रेट बना। क्लियर? जो कॉपर होता है वो ये मोर रिएक्टिव है। कैसा? मोर देन सिल्वर। ये सिल्वर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए ये इसने क्या किया कि सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। अदरवाइज ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। कॉपर इज़ द मोर रिएक्टिव, इसीलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को। क्लियर? सेम। अब दूसरी बात देखो, अगर हम Ag की बात करें तो हमने बताया था Ag जो होता है जल्दी रिएक्ट नहीं करता, जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है। सिल्वर जो होता है हमारा बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, यानी ये डिजॉल्व भी नहीं होगा कॉपर सल्फेट में। जो कॉपर सल्फेट है अगर उसमें आप Ag डालेंगे यानी सिल्वर डालेंगे, डिजॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से क्या है? गोल्ड है, गोल्ड भी नीचे लिखा हुआ है, गोल्ड भी अगर हम डिजॉल्व करें तो नहीं होगा कॉपर नाइट्रेट में, नो रिएक्शन। यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई रिएक्शंस नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या है? कॉपर से कम रिएक्टिव है। क्लियर? और उसके बाद देखें, क्योंकि कॉपर जो था मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। अगला है सिमिलरली अगर हम बात करें, कॉपर इज डिप्ड सॉल्यूशन ऑफ द एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अगर हम कॉपर को एल्यूमिनियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो भी यहाँ पर क्या होगा? कॉपर तो भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है इज़ लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। कॉपर भी यहाँ पर लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि रिएक्शंस नहीं होती है। क्लियर? इसमें और इसमें ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है। अब हम जो हमारा मेटल का जो टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है। नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी इसमें बताया गया कि सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे सल्फ़र है, कार्बन है, सिलिकॉन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑर्गन एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन मेटल्स में आते हैं। इनकी भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? तो देखेंगे जो एक्चुअल में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं मोस्ट हमेशा, और जो नॉन मेटल होते हैं वो निगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं। बेसिक यही इनकी प्रॉपर्टी पहचानने की यही है। जैसे सोडियम होता है Na पॉजिटिव ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो क्लोरीन जैसे नॉन मेटल है तो क्लोरीन निगेटिव आता है। क्लियर? तो ये आपको यहाँ से समझ में आ ही जाएगा। अब हम इनकी बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? हार्डनेस है। तो हार्डनेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो मेटल्स जो नॉन मेटल जो होते हैं मोस्टली हार्ड नहीं होते। क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते। ये जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड जो है एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्लियर? दूसरी स्टेट तो नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड ही होते हैं, लेकिन ये तीनों स्टेट में जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, तो ये तीनों स्टेट को फॉलो करते हैं। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी है लस्चर। तो नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस। तो ये लस्चर इनका जो कलर होता है वो चमकते नहीं। लस्चर में चमकना, जो चमकते हैं बहुत ही कम चमकते हैं। इसमें भी एक ऐसा है जो कि चमकता है, जैसे आयोडीन है, डायमंड है, इनमें चमक होती है। लस्चर मीन्स जो चमकते हों, ठीक है, शाइनिंग हो जिसमें, वो ये वाली प्रॉपर्टी है LUSTRE।
अगला है सोनोरिटी। नॉन मेटल जो होता है सोनरस होते ही नहीं है, ये हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एक्चुअल में जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेटल में पढ़ी उसकी अपोजिट कर दो, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल में आ जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी चल रही है और मेरा यही एम है कि आप लोगों को ये चैप्टर एक बार में ही कंप्लीट हो जाए, जिससे कि बार बार पढ़ना ना पड़े। यहाँ पर मैंने लगभग कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है जिससे कि आपको कहीं और से स्टडी करनी पड़ी, आप प्रॉपर यहीं से पूरी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। तो अगली प्रॉपर्टी जैसे सोनोरिटी की बात करें तो मेटल हिट करने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ये सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगला है कंडक्शन। तो मेटल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ना तो हीट वगैरह किसी को भी, इलेक्ट्रिसिटी किसी को भी कंडक्ट नहीं करते। बट एक इसमें है प्रॉपर्टी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है कि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। बाकी जो जितने भी बचे हुए जितने भी नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रिक या हीट को कंडक्ट नहीं करते। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये भी इनमें प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका जो होता है कि मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल जितने भी हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो ही होता है। क्या होता है, लो होता है। डेंसिटी भी इनकी क्या होगी, लो होगी। एंड कलर जो होता है ये अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, तो हम जनरली कह ही नहीं सकते इनके कौन से कलर होंगे, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो आई थिंक कि आपको सारे ये टॉपिक जो हैं, डेंसिटी है, कलर है, ये वाला टॉपिक और ये सारे समझ में आ गए होंगे। क्लियर। अब देखिए कुछ ये होता है जैसे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन पॉइंट है जो मैंने ये 4 पॉइंट यहाँ पर बताए हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कार्बन जो होता है इसमें जो ग्रेफाइट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आयोडीन जो होती है, मेन पॉइंट हमने बाद में बता दिए हैं। वैसे तो नॉन मेटल चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन जो होती है वो चमकती है, ये लस्टरिंग शाइनिंग करती है। ठीक है, इसलिए लस्टरस जो प्रॉपर्टी होती है वो शो करती है। कार्बन जो होता है जैसे डायमंड होता है, जो कि डायमंड बहुत ही हार्ड है, जबकि मेटल ही हार्ड होते हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। जबकि यहाँ पर नॉन मेटल यानी डायमंड एक ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड है, थर्ड पॉइंट पे। एंड डायमंड इज़ ये नॉन मेटल है। ठीक है, विच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। अगला है हमारे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल लिखा गया है, नॉन मेटल जो होता है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस। जैसे कोई भी लकड़ी है, कोयला है, कोल जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम है, सब में कार्बन है। जलने के बाद क्या बनाते हैं, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो वो भी कार्बन है। जब वो भी अगर कार्बन है तो आप देख ही रहे होंगे कि अगर वो भी कार्बन है और जलता है, जलने के लिए क्या चाहिए उसको, यानी बर्निंग के लिए क्या ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन। तो सामान्य सी बात ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट ही प्रोड्यूस करेगा। सेकंड है कि अगला टॉपिक ये वाला हमारा देख रहे हैं, ये वाला, इसमें क्या है कि व्हेन कार्बन वन इन सफिशिएंट, अगर सफिशिएंट नहीं है क्या, हवा, एयर, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। क्लियर। तब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इससे अगर हम इसको इनहेल करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को, इस वाली गैस को, तो इंसान मर भी सकता है, ऊपर चला जाए। ठीक है, तो पहले ऐसा होता भी था, लोग घर में कोल जलाते थे और रात को छोड़ देते थे, तो क्या होता था कि जो कोयला जलता तो उसके ऊपर ऐश जमा हो जाती थी। जब ऐश हो गई तो अंदर का जो कोयला है वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचेगी नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती थी जो कि कमरे में भर जाती थी और उससे कई लोगों की जान चली जाती, भगवान को प्यारे हो जाते थे। ठीक है, तो ऐसी गलती किसी को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो खतरा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं
सल्फ़र, सल्फ़र नॉन मेटल है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ही बनाएगा। आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाता है, सभी को पता है, इसमें कोई खास बात नहीं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर बात करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो है वो एक्चुअल में नॉन मेटल है। कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। क्या हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, रेड में। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड यहाँ पर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाइए, दिख रहा है आपको, ये नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड ही है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मेटल नहीं है। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये वाली क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड में पहले देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट किया, नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या मिला, H2SO3, यानी ये बना है सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। फिर क्या है, अगर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है, जबकि SO3 जब रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। अगर क्लोरीन के साथ, यानी नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, लिखा गया है यहाँ पर, आप ध्यान दे सकते हैं। ये दिख रहा होगा आप, ये वाली ये लाइन देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि मेटल और क्लोरीन मिलके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड। क्या बनाएंगे, नॉन मेटल क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाएं तो और फास्फोरस गिव्स फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन हमको दे रखी है H2S प्लस H2S, तो हाइड्रोजन जो सल्फर के साथ रिएक्ट की तो सल्फर H2S बना, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अगला देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर गैस जो है पास करवाई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया। नाइट्रोजन जो गैस होती है अगर उस पर हाइड्रोजन गैस पास करवा दी जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, एक कैटालिस्ट होता है, आयरन का कैटालिस्ट भी ले सकते हैं और PET भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो गैस पर, ये वैसे तो हैबर मेथड होता है, अपने आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे, तो लेबोरेटरी में इसी तरीके से तैयार किया जाता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं, या उनकी स्टीम, ठीक है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, टू इवॉल्व यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। नॉन मेटल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी एक मेटल ले लें एक नॉन मेटल ले लें, उनकी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या बनाएंगे। तो एक याद है, जब ऐसा कहीं कुछ होता है तो जब नॉन मेटल और मेटल जो होते हैं वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। मेटल और जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव है, तो दो नॉन मेटल ही बनाएगा। क्या बनाएगा, नॉन मेटल ही, तो वो सॉरी नॉन मेटल ही आयनिक बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। क्लियर, क्योंकि सोडियम उस क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर। तो और जो आयंस होते हैं वो दो टाइप के, बात और बता दें, जो आयंस हमारे होते हैं, क्या आयंस जो हमारे होते हैं वो एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के। जो आयंस की अगर हम बात करें वो हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक तो पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा निगेटिव आयन होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव आयन की। किसकी बात करने वाले हैं, पॉजिटिव आयन की। तो ये हमारा पॉजिटिव आयन दिख रही है। पॉजिटिव आयन क्या होता है, जब जैसे यहाँ पर एक सोडियम दे रखा है, ये दिख रहा है सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2, 8 और 1। आउटर मोस्ट में चाहिए हमको 8। क्लियर। तो 8 बनने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, पर इसको कोई 7 देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा और पॉजिटिव आयन
फॉर्म कर लेगा। क्लियर। ऐसे मैग्नीशियम होता है, इसका 12 होता है, तो 2 8 एंड 2, इसको चाहिए 6 भी कोई नहीं देगा, ज़्यादा है, तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखिएगा। अगला है निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, देखिए निगेटिव आयन होता है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, जो क्लोरीन होता है जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब निगेटिव आयन ही फॉर्म करते हैं। जो मेटल्स होते हैं